जब लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत पे जाता है 12-13 दिनों के, तभी उसका गैंग काफी एक्टिव होता है और वो कोई ऐसी बड़ी वारदात कर देता है जिसकी कानो कान खबर तक नहीं होती है। इत्तेफाक कह सकते हैं कि जब जब एक देश के कुख्यात गैंगस्टर ने मौन व्रत रखा तब तब कोई बड़े कांड देश के अंदर हुए, और इसका जीता जाता उदाहरण है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड। ये तमाम एजेंसीज को ये डर है कि 2025 में कोई बड़ा कांड लॉरेंस बिश्नोई तो नहीं करने जा रहा है, जेल में कोई बड़ा कांड लॉरेंस बिश्नोई के जन्मदिन के मौके पर या कोई ऐसा जश्न जो है वो ना मना जिससे कि जेल प्रशासन की फजीयत हो, कि किस तरह से जेल के अंदर मर्डर हो रहा है और बाकायदा जो मर्डर करने वाले लोग हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के शूटर हैं और वो बाकायदा जश्न मना रहा है जेल के अंदर। तो पता है कि जेल के अंदर अगर मोबाइल फोन जा रहा है या सुविधाएं अगर मिल रही हैं किसी अपराधी को या किसी गैंगस्टर को, किसी शूटर को, तो वो बिना जेल प्रशासन की मिलीभगत से संभव है ही नहीं। एक बड़ा गैंगस्टर है काला जठेड़ी, संदीप उर्फ काला जठेड़ी, उसके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है और उससे जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। अभी जो हाल के गैंगस्टर है, चाहे उसमें गोल्डी बरार की बात कर लें, रोहित गोदारा की बात कर लें, सचिन बिश्नोई थापा की बात कर लें, ऋतिक बॉक्सर की बात कर लें, लेडी डॉन अनुराधा की बात कर लें, या खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला की बात कर लें, इन तमाम लोगों ने न्यूज 18 इंडिया को इंटरव्यू दिए और खुद फोन करके इंटरव्यू दिए। न्यूज 18 इंडिया हिंदुस्तान का शायद पहला कोई ऐसा चैनल होगा जिसने करीबन 7 गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन के इंटरव्यू किए हैं। गोल्डी बरार ने हमारे इंटरव्यू में, रोहित गोदारा ने हमारे इंटरव्यू में 2 बार बोला कि अगर मौका मिला तो हम दाऊद इब्राहिम को मारेंगे। लॉरेंस बिश्नोई ने मौन रखा हुआ है। जी हाँ, इस वक्त ये खबरें हर जगह वायरल हो रही हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई जब जब मौन रखते हैं कोई बड़ी खबर हो जाती है, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। हम सब ने देख लिया, सिद्धू मूसेवाला के केस में भी खबर सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई ने मौन रखा है, उसके बाद हम सब ने देखा क्या हुआ। बाबा सिद्दीकी के केस में भी सुनने को आया था कि भाई लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में मौन व्रत रख लिया, मौन व्रत रखने के बाद इस तरह की बड़ी घटना सामने आ गई है। लॉरेंस बिश्नोई की जो कहानियां हैं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, लगातार नई नई अपडेट्स आती जा रही हैं। पिछली बार हमने जब पॉडकास्ट किया था कई सारी कहानियों को सामने रखने की कोशिश की थी। आनंद तिवारी जी हमारे क्राइम के दुनिया के स्टार रिपोर्टर हमारे साथ सर मौजूद हैं। बड़ी अच्छी कहानियां थी अपनी जो पिछली बार हुई, जो पॉडकास्ट किया, बड़ी सारी अनसुनी बातें आपने बताई, बड़े सारे लोगों ने पसंद किया। लेकिन अब उसका एक तरीके से हम पार्ट 2 यहाँ पर करने के लिए मौजूद हैं। और जिस तरह की मैंने शुरुआत की, जो खबरें आ रही हैं कि भाई मौन व्रत रखा है जेल में। आमतौर पर मौन व्रत इंसान रखता है शायद शांति के लिए, लेकिन यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि जेल महकमे में हड़कंप मच गया है। बिल्कुल उत्कर्ष भाई, ये इसे मिथ कह सकते हैं या इत्तेफाक कह सकते हैं कि जब जब एक देश के कुख्यात गैंगस्टर ने मौन व्रत रखा तब तब कोई बड़े कांड देश के अंदर हुए, और इसका जीता जागता उदाहरण है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड। दशहरे के दिन वो हत्याकांड हुआ और जो एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि उस दौरान भी साबरमती जेल के अंदर जो लॉरेंस बिश्नोई है वो अपने मौन व्रत पे था। दशहरे के दिन उसने अपना मौन व्रत तोड़ा और उसी दिन बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया। तो बिल्कुल एजेंसी भी इसे समझने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे क्या कोई वाकई कोई ऐसा रीज़न है कि जब लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत पे जाता है 12-13 दिनों के, तभी उसका गैंग काफ़ी एक्टिव होता है और वो कोई ऐसी बड़ी वारदात कर देता है जिसकी कानो कान खबर तक नहीं होती है। और इसका सबसे अगर आप देखें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अभी जो चार्जशीट मुंबई पुलिस ने दाखिल की है जिसमें करीबन 26 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम चार्जशीट में दर्ज नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल के अंदर बैठा हुआ था, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हुआ, उसके भाई अनमोल बिश्नोई को चार्जशीट किया गया है, रोहित गोदारा और बाकी लोगों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची और कैसे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से जो शूटर्स थे उनको हायर किया गया और उसके बाद बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा गया। और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई से मुंबई पुलिस पूछताछ करने भी साबरमती जेल नहीं जा रही, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है इस पूरे मामले में। और यही बिल्कुल सेम पैटर्न था जब गोगा मेडी का मर्डर हुआ था। सुखदेव सिंह गोगा मेडी केस में भी एनआईए ने जो हमारी जानकारी है कि लॉरेंस बिश्नोई को चार्जशीट नहीं किया है क्योंकि उसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन दोनों मर्डर केस में सामने नहीं आया था। और दूसरी बड़ी बात जो मैं देख पा रहा हूँ कि बर्थडे भी आने वाला है, 12 फरवरी वो तारीख है जब लॉरेंस बिश्नोई अपना जन्मदिन मनाता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी की पिछली बार तो जन्मदिन में देश के लेवल पे काफ़ी ग्रैंड मनाया गया था बिश्नोई का जो फैन क्लब है, और इस बार भी 12 फरवरी आने वाली है, बर्थडे आने वाला है, मौन व्रत रखा गया हुआ है। कुछ आशंका आपको भी महसूस हो रही है? देखिए, मुझे नहीं, ये तमाम एजेंसीज को ये डर है कि 2025 में कोई बड़ा कांड लॉरेंस बिश्नोई तो नहीं करने जा रहा है। और जैसा
हाँ, मतलब करने जा रहा है या नहीं करने आ रहा है ये तो उनका गैंग ही बताएगा जब कोई एग्जीक्यूट कर लेंगे वो प्लान। लेकिन जाहिर तौर पर 12 फरवरी को देश के एक डॉन का बर्थडे, एक गैंगस्टर का बर्थडे, और हमने पिछले सालों में देखा अभी जब से वो जेल में बंद था, सोशल मीडिया पे बाहर आ गई थी पोस्टों की, लड़कियां, यूथ, बहुत सारे लोग जो हैं वो पोस्ट डाल रहे हैं, बर्थडे केक सेलिब्रेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और एजेंसीज की नज़र भी इसी दौरान ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट पर होती है कि जो लॉरेंस बिश्नोई को एक तरीके से नेम फेम देने के लिए, उसको आगे उसका नाम बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पे इस तरह से जो प्रचार प्रसार करते हैं उनको रोकने के लिए सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव है। और ना केवल उत्कर्ष भाई, सोशल मीडिया जो हिंदुस्तान की जेल है वहाँ पर भी जश्न मनाने की तैयारियां होती हैं, ऐसी भी इनपुट होते हैं एजेंसीज को, उसको लेकर भी जो जेल प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहता है कि जेल में कोई बड़ा कांड लॉरेंस बिश्नोई के जन्मदिन के मौके पर या कोई ऐसा जश्न जो है वो ना मनाए जिससे कि जेल प्रशासन की फजीयत हो। सर, आपने जो बर्थडे मनाने की बात की, काफी इंटरेस्टिंग एक सवाल मन में आता है इसमें सुनने को कि हम सब जो बाहर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और जेल के अंदर जो गैंगस्टर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कैसा होता है वो? आपने क्योंकि इतने सारे अंडरवर्ल्ड से बात की है, जेल प्रशासन को आपने बड़े करीब से देखा है, ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। अगर लॉरेंस की बात नहीं, ओवरऑल सेलिब्रेशन की बात की जाए, जो चाहते हैं क्या वो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा। मैं आपको बताता हूँ, जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ, उसका सीसीटीवी लीक हुआ। आपने देखा होगा कि उसमें जो शूटर्स थे वो कितने महंगे जूते और जो स्पोर्ट्स की कपड़े हैं वो पहने हुए थे, स्पोर्ट्स की जीन्स और टी शर्ट वगैरह। और उन्होंने जब ये मर्डर को अंजाम दे दिया तो बाकायदा वो डांस कर रहे थे, बाकायदा वो हाँ हंस रहे हैं और एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने टिल्लू ताजपुरिया को जेल के अंदर मौत के घाट उतार दिया। और ये सब जेल प्रशासन के सामने हो रहा है। वहाँ पर एक जेल प्रशासन का जो एक अधिकारी है वो एक डंडा लेके नजर आ रहा है कि वो उनको भगाने की कोशिश करे, लेकिन उस दर में वो कांड कर देते हैं और वो टिल्लू ताजपुरिया को मौत की नींद सुला देते हैं जेल के अंदर। और यही हमने देखा था जब लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद था, तब उन्होंने अपने ही गैंग के कुछ शूटरों को मुखबरी के आरोप के चलते गोविंदवाल जेल है पंजाब की, वहां पर मौत के घाट उतारा। और उसके बाद बाकायदा वीडियो बनाया और वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। वो न्यूज़ 18 इंडिया ने ब्रेक करी थी। उसमें जेल प्रशासन पे गाज गिरी, बहुत सारे पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए कि किस तरह से जेल के अंदर मर्डर हो रहे हैं। और बाकायदा जो मर्डर करने वाले लोग हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के शूटर हैं और वो बाकायदा जश्न मना रहे हैं जेल के अंदर। तो ये जेल प्रशासन के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं और जेल प्रशासन की इसमें बड़ी भूमिका देखने वाली होगी कि लॉरेंस बिश्नोई के जन्मदिन पर हिंदुस्तान की जेलों में जश्न ना मने या कोई बड़ा कांड ना हो। सर, जश्न क्या जो उनके साथी होते हैं वही बनाते हैं या फिर पूरी सुविधा जो हम कह रहे हैं भाई प्रशासन भी करता है तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन वो भी करता है? देखिए, ये अंदर खाने में तो सबको पता है कि जेल के अंदर अगर मोबाइल फोन जा रहा है या सुविधाएं अगर मिल रही हैं किसी अपराधी को या किसी गैंगस्टर को, किसी शूटर को, तो वो बिना जेल प्रशासन की मिलीभगत से संभव है ही नहीं। और हमने देखा था एक जो सबसे बड़ा महाठग था सुकेश चंद्रशेखर, जब वो जेल के अंदर से फोन चलाता था, उसने जेल के अंदर लड़कियां तक बुलाई, तो उसमें कितने सारे जेल प्रशासन के ऊपर गाज गिरी। मैंने ये तो सुन रखा था कि जेल प्रशासन को सैलरी भी देता था। बिल्कुल सैलरी देता था, मोटी सैलरी देता था, लाखों में सैलरी देता था। बिल्कुल सच्चाई है, ऑन रिकॉर्ड है, तो चार्जशीट में आया रखा है एजेंसीज की। और उसमें एक डीजी थे, उन तक के ऊपर गाज गिर गई जो बड़ी ईमानदारी से अपना काम उस दौरान कर रहे थे, लेकिन उनका भी नाम उसने घसीटा और उसके बाद उन तक पे गाज गिरी, उन्हें वहां से हटाया गया और उसके बाद वो अपने होम क्वार्टर में गए। तो जेल के अंदर फोन गैंगस्टर कैदी इस्तेमाल करते हैं। और अभी हाल ही में एक बड़ा गैंगस्टर है काला जठेड़ी, संदीप उर्फ काला जठेड़ी, उसके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है और उससे जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। जेल प्रशासन इंक्वायरी भी करा रहा है कि आखिर वो फोन उसके पास कैसे आया। और जो उसकी पत्नी है लेडी डॉन मैडम मिंज, वो जेल प्रशासन पे आरोप भी लगा रही है, एक दबंग जेलर है उनके ऊपर, कि उसने मोबाइल फोन दिया था अपने हित के लिए या कोई प्रॉपर्टी का सौदा कराने के लिए। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल आज से नहीं हो रहा, कई सालों से हो रहा। हिंदुस्तान की हर जेल में हो रहा है, चाहे आर्थर रोड जेल की बात कर लें, वहां भी ऐसी कहानी आई। इंटरव्यूज नहीं होते थे, लेकिन हाँ इंटरव्यूज नहीं होते आगे जा चुके हैं। हाँ, इंटरव्यूज तो 2 जेल के अंदर से हुए हैं, 2 बार। बिल्कुल, दोनों बार लोकेशन अलग अलग थी, लोकेशन अलग अलग था। हाँ। बात करने का अंदाज वही था। और उस इंटरव्यू चलते बहुत सारे पुलिस वालों पे गाज गिर गए, पंजाब पुलिस के, जिनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। बिल्कुल। और चूंकि हम लॉरेंस की बात करें तो पिछला जो हमारा पॉडकास्ट था उसमें आपने कुछ निजी जिंदगी को लेकर भी बात की थी कि आपने कहा कि बड़े करीब से आपने देखा है। उसमें कई सारे लोगों के सवाल भी थे, कुछ सवाल भी मैं यहाँ पर जरूर लेकर आया हूँ, उस पॉडकास्ट से निकल कर आए थे।
पर्सनल लाइफ को लेकर आपने एक बात कही थी कि गर्लफ्रेंड नहीं है, लंगोटधारी है लॉरेंस बिश्नोई, हनुमान जी का भक्त है, यहाँ तक आपने वो बातें कही थी। मैं चाहूंगा दर्शक उस बात तो हमारी पूरी एक तरीके से हो नहीं पाई थी। पर्सनल लाइफ को लेकर सच लोग सच में जानना चाहते हैं, ये जो आपने बातें बताई इसके अलावा और क्या है पर्सनल लाइफ ऐसी? देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया हिंदुस्तान का शायद पहला कोई ऐसा चैनल होगा जिसने करीबन 7 गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन के इंटरव्यू किए हैं। हमने छोटा शकील का कई मौके पे इंटरव्यू किया, और इसके अलावा जितने भी अभी जो हाल के गैंगस्टर हैं, चाहे उसमें गोल्डी बरार की बात कर लें, रोहित गोदारा की बात कर लें, सचिन बिश्नोई थापा की बात कर लें, ऋतिक बॉक्सर की बात कर लें, लेडी डॉन अनुराधा की बात कर लें, या खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला की बात कर लें, इन तमाम लोगों ने न्यूज़ 18 इंडिया को इंटरव्यू दिए और खुद फ़ोन करके इंटरव्यू दिए। आप को शायद यकीन नहीं होगा, हमारे न्यूज़ 18 इंडिया का जो रिसेप्शन है वहाँ तक गोल्डी बरार और अर्श डाला ने फ़ोन कर दिया कि हमें इंटरव्यू देना है। और उसके पीछे एक वजह ये थी कि जब हम एक तबके के इंटरव्यू कर रहे थे, तो जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं या जो गैंगस्टर हैं, उनको लग रहा था कि हमारी बात नेशनल मीडिया तक नहीं जा रही है। तो अर्श डाला ने हमको बहुत प्रेशराइज किया, मेरे को फ़ोन करके मेरा इंटरव्यू करिए आप, और मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। और फिर उसने लॉरेंस गैंग को, गोल्डी बरार के लिए काफ़ी चीज़ें बोली, और वो एजेंसीज के डोमेन में भी आया। हमसे एनआईए ने पूछताछ भी की, हमने उन्हें बताया कि हमारे पास किन नंबरों से फ़ोन आए थे। हमने पंजाब पुलिस को बताया, हमारे जो जिस तरह से हमें सचिन बिश्नोई थापा ने इंटरव्यू दिया था। तो इन तमाम गैंगस्टरों के जब आप घर जाएंगे, मतलब हम इन तमाम गैंगस्टरों के घर गए हैं, हालांकि छोटा शकील इंडिया के बाहर है, बताते हो पाकिस्तान में, लेकिन जो इंडिया के गैंगस्टर हैं, शायद ही कोई ऐसा गैंगस्टर होगा जिसके घर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ना गई हो। हमने सबके माता पिता से बात की। हमने ऋतिक बॉक्सर के घर गए। ऋतिक बॉक्सर जयपुर का रहने वाला है, यंग लड़का है, बॉडी बिल्डर है। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा। उसकी बहन अपनी कहानी बताती है कि जब मेरे भाई को जब पकड़ लिया तो पुलिस मेरे घर आई और मुझे उठा के ले गई। उसकी पत्नी, उसकी बहन जो है वो जॉब करती थी, और पुलिस ने ऐसा आरोप लगाया कि ये सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आती हैं ये ऋतिक बॉक्सर की बहन डालती है। जबकि बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बात झूठी साबित निकली, लेकिन उसके चलते जो ऋतिक बॉक्सर है उसकी बहन की नौकरी चली गई, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। तो ये दिक्कतें इनको आती हैं। हम इसके अलावा रोहित गोदारा के घर गए। रोहित गोदारा का एक आलीशान घर है राजस्थान में। उसके घर में हालांकि हमें कोई नहीं मिला, लेकिन उसके जो बचपन के दोस्त थे वो हमें मिले। उन्होंने कहा था कि इसकी मोबाइल की 5 दुकानें थी, और जब इसकी पत्नी से इसका दहेज का इशू हुआ तो उसने केस कर दिया। फिर ये जेल रहा। जेल रहने के बाद ये ज़मीन की खरीद फरोख्त करने लगा, और खरीद फरोख्त के दौरान ही ये एंटी सोशल एलिमेंट या लॉरेंस बिश्नोई से जो एसोसिएट थे उनके साथ जुड़ा। उसके बाद जेल में इसकी लॉरेंस से मुलाकात हुई, और उसके बाद ये फिर जुर्म की दुनिया में चले गया। और आज आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के बाहर यूएसए से ये लॉरेंस गैंग के सारे बड़े ऑपरेशन जो है गोल्डी बरार के साथ मिलके, अनमोल बिश्नोई के साथ मिलके अंजाम देता है। ऐसे ही हम संपत नेहरा के घर गए, जिसके पिता पुलिस में थे। करीबन 20 साल उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस में नौकरी की। अपने बेटे को एक ओलंपियन बनाना चाहते थे, और उसकी कहानी भी ऐसी थी। संपत नेहरा भी जेल में लॉरेंस के साथ मिलता है, छात्र राजनीति में रहता है, फिर वो जुर्म की दुनिया में चले जाता है। और ये सब गैंगस्टर फिर पीछे मुड़ के नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इतने केस इनके ऊपर हो जाते हैं कि ये फिर इनका निकलना मुश्किल हो जाता है। और कई बार इनको एजेंसी चाहती है कि इनको डोमेन मेन स्ट्रीम में लाया जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम पहले क्राइम की बात करते हैं, शायद 90s की अगर हम बात करें तो क्राइम के सेंटर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुंबई होता था। लेकिन आज जब आप बार बार ये बात कर रहे हैं, आप विदेशों की बात कर रहे हैं ऑपरेट करके, लेकिन बात जो हो रही है वो चंडीगढ़ का नाम आ रहा है, वो पंजाब का नाम आ रहा है, लुधियाना का आ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं पंजाब एक सेंटर बन गया है, वहां से जो विदेश से ऑपरेट हो रहा है वो पंजाब से चल रहा है? बिल्कुल। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का एक कबूलनामा हमारे पास था न्यूज़ 18 इंडिया के पास। उसमें लॉरेंस बिश्नोई ने बाकायदा ये बोला एजेंसीज के सामने कि हरियाणा और पंजाब के जो यूथ होते हैं, लड़के होते हैं, वो विश्वास पात्र होते हैं, उन पर यकीन किया जा सकता है, और वो कुछ भी करने मरने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं अपने गैंग्स में उन लड़कों को ज़्यादा भर्ती करता हूँ। और सोशल मीडिया से मेरी गैंग में हरियाणा के और राजस्थान और पंजाब के जो लड़के हैं वो ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं, और उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। मतलब आप उन्हें कोई टास्क देंगे तो उसे पूरा करेंगे, आपके साथ डिच नहीं करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे। और यही वजह हमने देखा कि चाहे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की बात कर लें, या सिद्धू मूसेवाला केस की बात कर लें, या अभी इन्होंने हाल में जो किलिंग्स कराई हैं, उसमें हरियाणा के बहुत सारे ऐसे शूटर थे जिनका इस्तेमाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने फायदे के लिए किया। उन्हें पैसे नहीं दिए गए, उन्हें बस ये था कि तुम्हें काम दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इस गैंग में केवल इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई का नाम चाहिए, बस उन्हें पैसा नहीं चाहिए कि भाई मुझे कोई काम दे दो बस करने के लिए। पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है, ये तो देते ही हैं अपनी उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनका रहने का, खाने का, उनकी ट्रैवल का, या जो टास्क पूरा करने के लिए उन्हें हथियार मुहैया कराते हैं, वो सारी चीज़ें तो ये प्रोवाइड कराते हैं। और लॉरेंस ने तो अपनी कबूलनामे में ये तक बोला है कि अगर वो कभी उससे मौका मिला कि वो पेरोल पे बाहर आता है जेल के, या वो जेल तोड़ के भाग जाता है, तो वो यूरोपियन कंट्री में शिफ्ट होगा और वहाँ से बिजनेस चलाएगा और पूरे गैंग को ऑपरेट करेगा। अच्छा, प्लान वो है? हाँ, प्लान वो है उसका,
कि यूरोपियन कंट्री में जाना है और वहां से गैंग को ऑपरेट करना है, इंडिया से बाहर निकलने का इंडिया के बाहर निकलना, एक बार मौका मिल जाए जेल से बाहर आने का। हाँ, और जिस तरीके की चीजें चल रही है वो मौका मिल भी सकता है। जो हाल फिलहाल में अपडेट आते हुए दिख रही है भाई, जितना बड़ा ये नाम हो गया लॉरेंस बिश्नोई का, हम बार बार ये चर्चा करते हैं कि विदेश में जाकर भी ऑपरेट करने का प्लान है। प्लस दूसरी बात, एक बार जो आपसे पिछली बार चर्चा हुई थी तो आपने कहा था कि कहीं ना कहीं नजर मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी है, उनके ऊपर भी शिकंजा कसने की पूरी कोशिश है। क्योंकि पंजाब तो हम देख रहे हैं आपने रूल कर लिया है, रोज कोई खबर आती है कि इनको धमकी मिल गई, इनसे इतने रुपए मांग लिए गए, इनसे इतने रुपए मांग लिए गए। बंबई में क्या सच में ये टीम काम कर रही है, कोई नेटवर्क रेडी है उसके लिए? देखिए, जैसा आपने बताया कि 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम का बहुत ज़्यादा नाम था मुंबई, मायानगरी मुंबई पर, फिल्म इंडस्ट्री पर, और जो पूरा बिजनेस था उसके ऊपर, चाहे वो गोल्ड स्मगलिंग की बात कर लें या जो दूसरे उनके काले कारोबार थे। लेकिन धीरे धीरे जब मुंबई पुलिस ने या जो बाकी एजेंसियों ने जब शिकंजा कसना शुरू करा और एनआईए ने जब बहुत अभी हाल के सालों में बहुत रेड्स करी, जब दाऊद के बहुत सारे एसोसिएट जो हैं उनको जब गिरफ्तार किया, जेल भेजा, तो एक तरीके से डी कंपनी बहुत डाउन हो गई। लेकिन अभी जब बाबा सिद्दीकी का जब मर्डर हुआ तो हमने छोटा शकील को फ़ोन किया, क्योंकि बहुत जगह ऐसी कहानी आ रही थी कि जो छोटा शकील ने बाबा सिद्दीकी को धमकी दी थी, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक ही गैंग से जुड़े हुए थे। तो हमने जब छोटा शकील को फ़ोन किया तो हमने लॉरेंस बिश्नोई को लेके भी सवाल किया, तो उसके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा था लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को लेके, क्योंकि कई बार ये खुले तौर पर गोल्डी बरार ने हमारे इंटरव्यू में, रोहित गोदारा ने हमारे इंटरव्यू में 2 बार बोला है कि अगर मौका मिला तो हम दाऊद इब्राहिम को मारेंगे। तो मतलब वो मानते हैं कि वो दाऊद इब्राहिम हमारा दुश्मन है, देश का दुश्मन है, 1993 ब्लास्ट का गुनहगार है। और अभी जो आप शिवा गौतम जो है उसके कबूलनामे को अगर आप देखें मुंबई पुलिस की चार्जशीट में, तो उसने भी इस बात का जिक्र किया है कि उसे अनमोल बिश्नोई ने बोला था कि बाबा सिद्दीकी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए बाबा सिद्दीकी को मारना है। ये तो गैंग वॉर हुई ना, फिर तो ये आपस में वर्चस्व की लड़ाई भी हो गई। बिल्कुल, ये वर्चस्व की लड़ाई। आपको शायद याद होगा, मैंने पिछले पॉडकास्ट में जब तक चार्जशीट नहीं हुई थी, मैंने बोला था कि 4 बजे थी बाबा सिद्दीकी को मारने की, और वही मुंबई पुलिस की चार्जशीट में वो वजह निकल के आई हैं जो हमने पहले ही खुलासा कर दिया था कि इसी वजह से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है। उसमें कोई बिल्डर लॉबी नहीं है जैसे उसके बेटे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया कि ये पूरा जो किया धरा है ये अनमोल बिश्नोई का है, लॉरेंस बिश्नोई का दिमाग था। हालांकि चार्जशीट उसको नहीं किया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है एजेंसीज के पास, लेकिन पूरा किया धरा अनमोल बिश्नोई का था। और वर्चस्व की लड़ाई थी, सलमान खान से एक बदला लेना था, उसे एक दिखाना था, मैसेज देना था, मुंबई मायानगरी अंडरवर्ल्ड को डराना था और ये बताना था कि हिंदुस्तान के नए डॉन हम हैं, नए दाऊद इब्राहिम अब हम हैं। टारगेट अभी भी सलमान है या फिर अब बात बदल गई है? अब आप अपनी वर्चस्व की बात है, अब आप ईगो पे आ गए, अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहे हैं सलमान के नाम से, या अब सलमान पीछे छूट चुके? नहीं, सलमान तो टारगेट पे है। आप देखिए ना कि अभी 2025 में सलमान खान के घर की जो खिड़की थी उस तक को कवर कर दिया गया है। तो अब तो उसकी सुरक्षा मतलब बहुत अभूतपूर्व कर दी गई है। मतलब 50-60 पुलिसकर्मी 24 घंटे आसपास रहते हैं। कहीं अगर बाहर जा रहे हैं सलमान खान तो उनके साथ पूरा सुरक्षा का लाव लश्कर रहता है। तो सलमान खान को थ्रेट है और ये थ्रेट लंबे टाइम तक रहेगी। और एजेंसीज की चुनौती है कि सलमान खान को कोई हार ना हो, और ना ही सलमान खान मतलब मुंबई में और भी बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, उनको इस तरह की टारगेट करने की गैंगस्टर कोशिश ना कर पाए। लेडी डॉन पर भी आते हैं सर, क्योंकि इस पे भी हमारी चर्चा जरूर हुई थी कि लेडी डॉन जो है हम देख रहे हैं कि भाई आप एक बार कहते हैं कि बिश्नोई लंगोटधारी हैं, उनके ग्रुप में सारे बैचलर्स नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी फिर डिस्कशन करते हैं कि भाई कई सारी लेडी डॉन्स भी जो इंस्पायर्ड तो हैं लॉरेंस बिश्नोई की काम करने के तरीके से, जैसा हमने कहा कि कॉर्पोरेट कंपनी चल रही है, तो ये लेडी कनेक्शन भी कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल उत्कर्ष भाई, लॉरेंस के गैंग में लगभग सारे गैंगस्टर लंगोटधारी हैं, सारे बैचलर्स हैं, किसी ने ना शादी करी न किसी को कोई गर्लफ्रेंड है। क्राइटेरिया यही कि अगर आपको शामिल होना है तो हाँ, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पास दस्तावेज हैं। हमने न्यूज़ 18 इंडिया ने शो चलाया था, लॉरेंस बिश्नोई ने अपने कबूलनामे में इस बात का जिक्र किया है कि मैंने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं जो गैंग की जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं जो गैंग के ऑपरेशन है उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, और एक तरीके से एक जो लीडरशिप है उससे मैं हट सकता हूं, इसलिए उसने शादी नहीं की। उसने इसके लिए पीछे वजह भी बताई है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि इनके गैंग में जो महिला डॉन है, जो लेडी डॉन है, वो भी काफ़ी जोर शोर से इनके साथ जुड़ रही हैं। और हमने चंडीगढ़ में देखा, चंडीगढ़ में एक भुप्पी राणा है जो इनका बिल्कुल एंटी है लॉरेंस का, उसको मारने के लिए एक लड़की जो थी उसने बाकायदा वो सोशल मीडिया से इनके गैंग से जुड़ी, बाकायदा उसने वकीलों की ड्रेस लेके आई, वकील की ड्रेस पहन के बाकायदा वो चंडीगढ़ की कोर्ट में गई। वहाँ पे उसने देखा कि भुप्पी राणा की पेशी होने वाली किस जगह वो आएगा, और वहाँ पे वकील के तौर पर वो हमला करने का प्लान थे, लेकिन उसके पहले ही
दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है उसने इनपुट दिए और चंडीगढ़ पुलिस ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लड़की जो है उसको पकड़ा गया। अभी हमने देखा कि जो इनका एंटी गैंग है बम्बिया, जिसमें हिमांशु भाऊ की एक गर्लफ्रेंड थी, उसको पकड़ा गया है। तो वो भी नेपाल बॉर्डर से उसको रेणु धनखड़ को पकड़ के लाए हैं, अन्नू धनखड़ को। तो वो भी ये थे कि उसका कहना था कि मुझे बस हिमांशु भाऊ के साथ जुड़ना है, मुझे यूएस में सेटल होना है और मुझे गैंग के लिए कुछ बड़ा करना है, इसलिए मैंने वो जो बर्गर किंग मर्डर केस था उसमें मैं शामिल हुई। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि लॉरेंस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है आज की तारीख में जोगिंदर प्यूंग, उनको भी इंडिया ले आया गया है। तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, ये लॉरेंस का दुश्मन नहीं है, इसको आप ये बोल सकते हैं कि जानी दुश्मन है। क्योंकि कौशल चौधरी जो है, जो इस समय हरियाणा की जेल में बंद है, जिसपे एनआईए ने अभी केस रजिस्टर किया, जिसकी पत्नी को भी अभी पकड़ा गया था, अगर कौशल चौधरी को कोई बनाने वाला गैंगस्टर था तो वो जोगिंदर का भाई सुरेंद्र था। सुरेंद्र पहला ऐसा गैंगस्टर था जिसे 2004 में साउथ अफ्रीका से हरियाणा पुलिस प्रत्यर्पण कर भारत लाई थी और इसका इतना ज्यादा रुतबा था हरियाणा में कि इसे बहरूपिया गैंग बोलते थे। ये अपनी ड्रेस बदलने में, अपना रंग रूप बदलने में काफी माहिर थे। पुलिस की वर्दी में भी इन्होंने लूट की और शाम को घर से बाहर नहीं निकलते थे। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों से आप पूछेंगे कि ये दोनों जोगिंदर और सुरेंद्र भाई का इतना ज्यादा खौफ था कि लोग शाम को घर से बाहर नहीं निकलते थे। और जब सुरेंद्र का इनकाउंटर हो गया 17-18 में करनाल में, उसके बाद जो इसका भाई था जोगिंदर, वो नेपाल चले जाता है फर्जी पासपोर्ट के जरिए और उसके बाद वहां पे वो नेपाली लड़की से शादी करता है, उसके 2 बच्चे होते हैं। फिर वो साउथ अफ्रीका जाता है, फिर वो दुबई जाता है, फिलीपींस पे सेटल होता है और वहां पे फाइनेंस का काम करने लगता है। और इसका टारगेट था कि ये यूएस में सेटल हो जाए, जहां पे बम्बैया गैंग के बहुत सारे एसोसिएट्स दे रहे हैं। और ये अभी भी बता रहे हैं हर्ष डाला के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। तो बिल्कुल ये बात है कि इनके गैंग में जो लड़कियां हैं वो भी शामिल हो रही हैं और उन्हें वक्त वक्त पर एजेंसियां पकड़ रही हैं। अभी राजस्थान से भी एक महिला को पकड़ा गया था जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ काफी जोर शोर से एक्टिव थी। जी, तो नहीं, बिल्कुल सवाल देखिए यहाँ पर ये भी एक बनता है कि आप कह रहे हैं कि चलिए लेडीज जो है, लेडी डॉन है, वो वहाँ पर एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी काफी इंस्पायर्ड हैं। जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, अभी 18 साल के भी नहीं हुए, सोशल मीडिया पर वो लॉरेंस हैशटैग यूज करते हैं, लॉरेंस की बात करते हैं। कई ऐसे वीडियो भी देखे कि पिस्तौल चला रहे, पीछे लॉरेंस लिखा हुआ है। तो बच्चों का भी हीरो एक आदमी जेल में बैठकर बन गया है। लेडी की हमने बात कर ही ली, बड़े बुजुर्ग आप खुद ही उनके गाँव होकर आया बता रहे हैं कि भाई लॉरेंस को भग मानते हैं कि भाई हमारा एक तरीके से दुलारा वो है। मतलब सारे टारगेट जो कहते हैं, आपने पिछली बार कंपनी की बात की थी, सबको टारगेट कर लिया यहाँ पर। हाँ बिल्कुल उत्कर्ष भाई, ये कॉर्पोरेट कंपनी के तौर पर ही इनकी क्राइम कंपनी काम कर रही है, जिसमें हर वर्ग के लोग हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया चलाने वाले अलग हैं, हथियारों की डीलिंग करने वाले अलग हैं, मर्डर करने वाले शूटर अलग हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट कराने वाले लोग अलग हैं, बाहर से कौन पोस्ट डालेगा वो लोग अलग हैं। तो पूरा एक उन्होंने अपना एक सिनारियो तैयार कर रखा है और बाकायदा लॉरेंस जेल के अंदर रहता है, साबरमती में, हाई सिक्योरिटी में, और वहां से बस वो इशारों में अपनी बातें करता है। मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल करता है, जैसे कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि अभी तो चार्जशीट कर दी है स्पेशल सेल ने, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि उसने वीडियो कॉल की तिहाड़ जेल के अंदर बाकायदा, एक नहीं 2 बार। तो ये बात तो है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल वो जेल से कर रहा है। और जब मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता तब भी इशारों में, जैसे मैंने बताया मौन व्रत में भी इशारों में वो बड़े बड़े कांड हिंदुस्तान में कराता है। और यही वजह कि साल 2025 में भी लॉरेंस की हिटलिस्ट में करीबन 10 ऐसे बड़े नाम हैं जिनको टारगेट करने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई कर सकता है और उसको लेकर एजेंसियां बहुत सतर्क है। जिसमें एक सबसे बड़ा नाम है जो सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर होता था, शगुनप्रीत, क्योंकि वो लॉरेंस गैंग को अब तक खटक रहा है। क्योंकि विक्की मिद्दूखड़ा का जब मर्डर हुआ था तो उसमें शगुनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया था और जब से वो ऑस्ट्रेलिया में ही इस समय खालिस्तानी जो गैंगस्टर हैं उनके साथ मिलकर वहां से गैंग को ऑपरेट कर रहा है। तो ठीक है साहब, लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कुंडली हमने यहाँ पर खोल ली। पूरी जो क्राइम की दुनिया में आज की तारीख में आतंक एक तरीके से कह सकते हैं, लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है वो बन चुका है। क्या एक्शन लिया जाएगा आगे चलकर, किस तरीके की बातें, क्या जो हम एक्शन की बातें करते हैं पूरी होंगी नहीं होंगी, ये देखने वाली बात होगी। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? पार्ट 2 हमने आज रिलीज किया। पार्ट 3 अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें।